नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के कहर की। 18 मार्च के बाद से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आलम यह कि पिछले 4 दिनों में ही कोरोना की वजह से 84 लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष बिगड़ते हालातों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं सरकार लोगों से कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बरप रहा है। कोरोना महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली समेत एमपी और छत्तीसगढ़ में भी लगातार पैर पसार रहा है। 18 मार्च के बाद से छत्तीसगढ़ में आंकड़े और ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। एक दिन पहले कोरोना के नए मामले 2600 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 15,307 पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 4,048 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि पिछले 4 दिनों में 84 लोगों की मौत हुई है। दुर्ग और रायपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दुर्ग में तो 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और अब आलम यह है कि अस्पतालों में मौजूद बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। बिगड़ते हालातों पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ही लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी तरह ये सरकार कोरोना के मामले में पहले भी लापरवाह रही है। 2 लाख से ज्यादा कोवैक्सीन के डोज अगर छत्तीसगढ़ की जनता को लग जाते तो शायद कोरोना का ये जो अभी भयावह विस्फोट हो रहा है वो शायद नहीं होता। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार भी मान रही है कि हालात गंभीर है, मगर दावा किया जा रहा है कि जल्द हालात सुधार लिए जाएंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड की गाइडलाइंस के साथ त्योहार मनाएं। तो हम 5 से ऊपर चले गए, कल 6.8 के आसपास चले गए, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और इसमें 28 के आसपास दुर्ग का है। बस्तर क्षेत्र तुलनात्मक 1 के नीचे है, तो वहां चिंता कम है। 7 जिले हैं जो 5 के ऊपर हैं, तो अब 5 के ऊपर के 7 जिलों को हमने चिन्हांकित किया है। 3 से 5 के जो जिले हैं वो भी चिंता की स्थिति में है, लेकिन 5 से ऊपर जहां स्थिति है वो बहुत गंभीर स्थिति मानी जानी चाहिए, और दुर्ग की तो बहुत ज्यादा। लगातार अभी सीएस के अध्यक्षता में बैठक हुई है। मैंने तो उस दिन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें निर्देश दिया था जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाए जाएंगे। दुर्ग की हालत को ज्यादा चिंताजनक। बिल्कुल सही बात है कि दुर्ग में उसके बाद रायपुर में, कुछ बेमेतरा के इलाके में कोरोना की संख्या में, जो कोरोना पीड़ित है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ने की क्या वजह है। सवाल यह है, क्या वाकई हालात बेकाबू हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या इन बढ़ते मामलों के लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है या फिर लोगों की? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर साहब, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अमित चिमनानी जी, और विशेषज्ञ चिकित्सक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अनिमेश जी, अमित जी और धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल धनंजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। धनंजय जी, क्या वजह है 18 मार्च के बाद से कोरोना ने छत्तीसगढ़ में जो रफ्तार पकड़ी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? सर, देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पर 1 साल पहले कोरोना महामारी के जो लक्षण देश भर में दिखे थे, उसको 1 साल में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने आम जनता के सहयोग से, जागरूकता के माध्यम से, मास्क लगाकर, हाथ धोने की प्रक्रिया को पालन करके, फिजिकल डिस्टेंस के माध्यम से हम सब उसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए थे। उसके बाद आप जहां देखेंगे विश्व भर में जो कोरोना की दूसरी लहर चालू हुई है, ये निश्चित तौर पर एक चिंताजनक है और चिंता की बात भी है
लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी हालातों से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने के पूरे जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आम जनता से भी लगातार अपील किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर बच के रहें। और जिस प्रकार की स्थिति है अभी उतनी भयावह भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चिंताजनक है और सरकार पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई है कोई परिस्थितियां हो उससे हम निपटने के लिए। ठीक, मैं धनंजय जी दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेके कि क्या वजह है, वजह अब तक नहीं पता लगी। मैं अमित चिमनानी जी आपके पास आ रहा हूं। चिमनानी जी, तो क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, देश में बाकी राज्य में मामले नहीं बढ़ रहे हैं, या छत्तीसगढ़ में अगर मामले बढ़ रहे हैं तो इसके लिए सीधा सरकार जिम्मेदार है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं है आसिफ जी, ये सत्य है। 21 मार्च को छत्तीसगढ़ में 50,000 लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति थी। क्रिकेट मैच में, फाइनल मैच में मुख्यमंत्री जी भी आनंद ले रहे थे और 50,000 दर्शक थे। और 25 मार्च को महज 4 दिन के बाद 5 लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति है। इसका क्या मतलब है? 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 50,000 से 5 पे आप आ गए? 4 दिन में नहीं हुआ, वो पहले गया था। इनको क्रिकेट मैच करवाना था और बड़ी दुखद बात है। मैं बहुत ही भारी मन से एक चीज बोल रहा हूँ आसिफ जी, कांग्रेस के ही हमारे युवा नेता विष्णु साहू जी 13 तारीख को वो मैच देख रहे थे और 26 तारीख को 13 दिनों में उस युवा नेता की, यंग व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई है यहाँ पर। और 84 लोग 4 दिन में मारे गए हैं। धनंजय जी कह रहे हैं स्थिति भयावह अभी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं पानी सर से ऊपर जा चुका है। कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि स्थिति गंभीर है, कि कदम उठाए जा चुके हैं या उठाए जाएंगे? सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और सरकार उदासीनता का रवैया अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री जी आसाम के दौरे कर रहे हैं, राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी को पावर नहीं है। मैं ये राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी सिर्फ चिंता जताते हैं कि ये चिंतनीय है, यहाँ की चिंता करनी चाहिए। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या होगा, बोलते हैं वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और मुख्यमंत्री जी तो छत्तीसगढ़ में रहते ही नहीं है, वो आसाम में है, आज लौटे हैं। तो स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। कई लोग वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। प्राइवेट लैब्स में लोड इतना बढ़ गया है आसिफ जी कि 4-4 दिन में रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, और वो भी किसके? शुगर और बीपी के मरीजों के, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? टीवी चैनल पर बोलने से तो यानी क्रिटिकल और सीरियस पेशेंट्स की रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास फैक्ट्स हैं, आप कहेंगे तो मैं दे सकता हूँ। ठीक, इस पर अगर धनंजय जी आपत्ति जताएं तो फैक्ट्स आप उन्हें दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं सर। धनंजय जी अगर आपत्ति जताएं तो आप उन्हें दे सकते हैं। डॉक्टर निमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं सर कि क्या मेडिकली अभी हम लोग तैयार हैं इस सेकेंड वेव के लिए कोरोना की? क्या उतनी सुविधाएं हैं इस वक्त हमारे पास कि हम इस सेकेंड वेव को संभाल सके, इस दूसरी लहर को हम संभाल सकें? देखिए सत्य जी, मेडिकली तो हम तैयार हैं। मेडिकली अब हमारे पास ना केवल संसाधन है, अब हमारे पास प्रॉपर मात्रा में जितनी भी दवाइयां हैं सब उपलब्ध हैं, स्टाफ ट्रेंड हो चुका है और हमारे पास एक अच्छा खासा नॉलेज है इस बीमारी के बारे में। हम इस 1 साल में इस बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमें पता है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, किन किन लक्षणों के साथ प्रेजेंट करता है, कब किसको किस तरह की दवाइयां देनी है और किस तरह की दवाइयां बढ़ानी है। हम यह भी जानते हैं कि किन मरीजों को आज की डेट पे आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं और किन मरीजों को भर्ती होना चाहिए। दिक्कत आ रही है मरीजों की तरफ से या बाकी चीजों की तरफ से। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि लोगों को अपनी जवाबदारी समझना है। मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाहूंगा। कुछ चीजें आपको जो ध्यान देना है, सबसे पहले आप वैक्सीन को लेके जो मिथ्स हैं, जो मिथक है, लोगों को वो चीज क्लियर कीजिए कि वैक्सीन लग गया तो आप क्लियर हो गए। नहीं, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। यह माना जाता है कि वैक्सीन आपके कोविड की सिवियरिटी कम करता है, आपको घातक निमोनिया होने से रोकता है, पहली बात। दूसरी बात, पहला डोज वैक्सीन लग गया उसके बाद भी हमको कोविड कैसे हो गया? बिल्कुल हो सकता है, आपको दूसरा डोज के बाद भी कोविड हो सकता है। पहले डोज से वैसे भी कोई इम्यूनिटी नहीं आएगी, दूसरा डोज लगने के बाद कम से कम 1 महीने बाद कुछ इम्यूनिटी आती है। तीसरी बात, ये वेरिएंट फैले हैं, वो वेरिएंट फैले हैं, क्या करना है? आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक को इस बात से लिटरली कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन सा वेरिएंट फैला है या रिसर्च वालों की बात है। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट जो होता है उसके लक्षणों के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से होता है, जो हम करते हैं। कोविड का कोई भी वेरिएंट हो, ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, लक्षणों में चेंज आते हैं, इन्फेक्टिविटी में चेंज आता है, बाकी सब चीजों में चेंज आता है। तो इस बात पे ध्यान देने की बजाय कौन सा वेरिएंट होगा, इस बात पे ध्यान दीजिए आपको क्या लक्षण है।
ये बड़ी मोरल अप करने वाली बातें आप डॉक्टर निमेश कर रहे हैं। आप एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं एज एन एक्सपर्ट, सर क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ रहा है? क्या मरीज देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स देरी से आ रही हैं, टेस्ट देरी से हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि टेस्टिंग तो ठीक ठाक चल रही है, फिर ये 18 मार्च के बाद अचानक से ये बूम कहां से आया और ये 4 दिन में 84 लोगों की मौत किस वजह से हुई? ये जो मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा सत्या जी कि लोगों को इस चीज को समझना है कि आपको जो लक्षण आ रहे हैं, बेसिक लक्षण, सिंपल सर्दी खांसी बुखार के लक्षण या भी कोविड के लक्षण है। कई बार मेरे पास मरीज आते हैं कि सर बुखार तो नहीं आ रहा, कोविड कैसे हो रहा होगा? ऐसा नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है तब भी आपको कोविड हो सकता है। अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, सिंपल सर्दी है, हरारत लग रही है, कोई भी ऐसा लक्षण, इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर आपको लग रहा है तो आपको टेस्ट कराने जाना चाहिए। दिक्कत आ रही है, लोग टेस्ट कराने लेट पहुंच रहे हैं, लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं या इसको शायद उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा, जनता को सीरियस लेने की जरूरत है। आप टेस्ट कराइए, अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो मोर्टेलिटी लिटरली 0 हो जाएगी। अगर किसी भी बीमारी, खासकर कोविड के बारे में आज हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो मृत्यु दर 0 हो सकती है। आप बिल्कुल लेट मत कीजिए, चाहे आप यंग हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो। यदि आपको लक्षण है आप कोविड टेस्ट कराइए। यदि RT-PCR आपका नेगेटिव आता है तब ये मान के मत बैठिए कि मुझको कोविड नहीं होगा। लक्षण अगर कंटिन्यू है तो आप दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर निमेश, मैं आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी देखिए, टेस्टिंग के रेट में छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की टेस्टिंग रेट पर कोई सवाल अभी तक नहीं उठे हैं। टेस्टिंग रेट ठीक जा रही है सर। सवाल यही है, लोग नहीं आगे आ रहे हैं या फ्री टेस्ट आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं एक बड़े वर्ग को, और नतीजा ये कि निजी अस्पतालों में जाएंगे, कोविड का पैसा चुकाएंगे, टेस्ट का उस संकोच से भी लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं? नहीं, देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में कोविड के जो टेस्ट हैं उसके रेगुलर टेस्ट की व्यवस्था है। जितनी मात्रा में टेस्ट होनी चाहिए उतनी मात्रा में टेस्ट हो रही है। आप देखेंगे 40,000 से 45,000 के बीच टेस्ट हो रहे हैं। तो सही कहीं ना कहीं ये है कि जो सिम्टम्स लोगों में नहीं है वो टेस्ट कराने नहीं आ रहे, जिनके पास सिम्टम्स है वो टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। और लगातार कोविड को लेकर सरकार जो है जागरूकता के साथ काम कर रही है, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे पास सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल है, हमारे पास सामान्य बेड अवेलेबल है, हमारे पास डेडिकेट हॉस्पिटल्स के बेड अवेलेबल है। तो सरकार ने कोविड के जो उपाय करने के, नियंत्रित करने जो सुविधाएं होनी चाहिए, सारी चीज को डेवलप करके रखे हुए। नहीं धनंजय जी देखिए, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आप कह रहे हैं सरकार पूरा संजीदा है, काम कर रही है, साथ में आप कह रहे हैं जनता पूरा सहयोग कर रही है, तो फिर ये तीसरा कौन सी चीज है जो ये कोविड बढ़ा रही है? सर एक चीज तो दिक्कत है, या तो आपके एंड से दिक्कत है या जनता आपकी अपील नहीं सुन रही, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, जैसे डॉक्टर निमेश ने भी कहा। देखिए, जनता भी जिम्मेदार है और सरकार भी जनता के प्रति जवाबदार है। दोनों मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए कोविड में छत्तीसगढ़ कोविड में नियंत्रित करने में कामयाब हुए थे। और मैंने पहले कहा ना, कोविड का बीमारी का जो सेकंड लहर जो आया है, इससे पूरे देश भर में, कोई छत्तीसगढ़ में ही इस बीमारी के बढ़ते क्रम में नहीं है, पूरे देश भर में आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड जो लहर है जिसको लेकर पूरा विश्व एक पर से अलर्ट हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता भी उस चीज को लेकर अलर्ट हो चुकी है और लगातार कोरोना टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। इसी वजह से पेशेंट भी तो सामने आ रहे हैं ना, जितनी मात्रा पेशेंट पाए जा रहे हैं वैसी रिकवरी रेट भी यहाँ बेहतर है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, उपचार की कोई कमी नहीं है, जागरूकता उसके मूल मंत्र है उसका पालन किया जा रहा है। तो कहीं भी कोई प्रकार की घबराने वाली स्थिति फिलहाल के लिए नहीं है। सरकार पूरी तरीके से चुस्त यहाँ पे खड़ी हुई है। कोरोना के लेकर जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जो हमारी होनी चाहिए उसको सरकार कर रही है और कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता, जैसे हमने 1 साल तक कोरोना की लड़ाई को लड़ने में कामयाब हुए हैं, भीड़ से दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, हाथ धोकर, उसको हमको पुनः पालन करना है और इस लड़ाई को आगे भी हमको सब मिलजुल कर लड़ना है। ठाकुर साहब लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ठाकुर साहब ये जो चुस्ती की आप बात कर रहे हैं सरकार की, ये चुस्ती बनाए रखिए सर, क्योंकि अगर चुस्ती के बावजूद ये स्थिति है तो जरा से भी नरम पड़े तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो ये चुस्ती बनाए रखिए सर, इसकी बहुत जरूरत है। मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी आपसे एक सवाल। सर ठीक है, मैच खेलना अगर जरूरी है तो भीड़ जुटाना दर्शकों की वो जरूरी नहीं है, हम देख सकते हैं टीवी पर भी। इसी तरह से अगर देश में विधानसभा के चुनाव जरूरी हैं तो रैलियां करना कहां जरूरी है? क्या सारी रैलियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं? क्या बीजेपी की तरफ से रैलियां नहीं हो रही हैं? या फिर अगर चुनावी रैलियां होती हैं तो कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन लोग अगर होली मनाने बाहर निकल आए या लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर कोरोना फैलने के चांसेस हैं? ये लॉजिक समझाएंगे जरा।
मुझे लगता है कि हर स्टेट की स्थिति अलग है और हर स्टेट को केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है कि उसे क्या नियम तय करने हैं, और यही अधिकार छत्तीसगढ़ के पास भी है, जिसके तहत उसने धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत उसने कह दिया है कि आप क्रिकेट मैच तो देख सकते थे 50,000 लोगों के साथ, लेकिन आप 5 लोग होली नहीं मना सकते। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय है, वो अधिकारी है इसकी। कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। 21 मार्च को जिस दिन यहाँ फाइनल खेला जा रहा था, जिस दिन 50,000 लोग ग्राउंड में थे, 1,000 थे संक्रमित छत्तीसगढ़ में पूरे 21 तारीख को, बस 5 दिन पहले। और लास्ट जो डेटा है वो है 2665 कल का। तो आप 250% का ग्रोथ कितने दिन में कर गए हैं? 5 दिन में। तो आप संकोच कहां बचा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना किस वजह से फैला है? गुजरात में जहां पे डिसीजन ले लिया गया कि बिना दर्शकों के मैच होगा, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे, वहां पे इंडिया की टीम खेल रही थी, 3 मैचेस बिना दर्शकों के हो गए वहां। आसिफ जी, यहां पे निर्णय लेने के लिए कहा गया तो इन्होंने निर्णय नहीं लिया। दूसरी एक विनम्रता से बात रख रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोग जांच कराने नहीं जा रहे हैं, वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन जो जांच कराने जा रहा है और उसकी रिपोर्ट 4 दिन में नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा? सरकार का ना सरकारी लैब्स पर नियंत्रण है आसिफ जी, ना प्राइवेट लैब्स पर नियंत्रण है। प्राइवेट लैब ने 4 दिन के बाद ये कह दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, आप कहीं और करा लीजिए। फिर वो आदमी कहीं और कराएगा, फिर 3 दिन रुकेगा, तब तक तो कोरोना उसकी लंग्स को खत्म कर चुका होगा। सर, तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? और सरकारी एक लैब में, बस 1 मिनट, सरकारी एक लैब में 4,000 रिपोर्ट्स पेंडिंग है सर। तो जब रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो लोग कैसे इलाज कराएंगे और कैसे? ये जो आपने बात कही, इस पर जरा एक बार डॉक्टर अनिमेष से बात कर लेता हूं मैं, उसके बाद धनंजय जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर अनिमेष, क्या इतना वाकई डिले हो रहा है रिपोर्ट्स आने में कि आप आज सैंपल दीजिए, 4 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गंभीर है, क्योंकि 4 दिन छोड़िए, 4 घंटे में अगर डॉक्टर के पास एक पेशेंट पहुंच जाए जो कोविड की अर्ली स्टेज में है, डॉक्टर बचा सकते हैं, लेकिन 4 घंटे की देरी भी इंफेक्शन के लिहाज से उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। तो क्या वाकई रिपोर्ट्स आने में इतना डिले हो रहा है सर? जैसा कि लोग बोल रहे हैं, मुझको तो नहीं लगता। हमने जो रिपोर्ट्स देखी है, अधिकतर रिपोर्ट्स 1 से 2 दिन में आ जा रही है। इसके अलावा मैं फिर से बता दूं कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार आपकी मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसका कोई मैटर नहीं है, पर लगातार रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट के रैपिड एंटीजन टेस्ट काफी है। मेरा जो बार बार ये कहना है, और अगेन मैं इसको भी क्लियर करता हूँ कि आरटीपीसीआर अधिकतर जगह, जैसे पहले 8 से 10 दिन में आते थे, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो लेट हो रही है, पर अधिकतर जगह खासकर प्राइवेट लैब्स में अभी भी वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आ जा रही है, क्योंकि इतने लोड नहीं हो रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि लोग बार बार टेस्ट करा रहे हैं, रैपिड एंटीजन को नहीं कराना चाह रहे हैं। लोगों को लगता है रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आया तो ये गलत रिपोर्ट है, वो चाहते हैं कि हमारे आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाए। इन सब से बचना है। जो भी लगातार मीडिया में या न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट खबर जो आती है कि आज इतने पॉजिटिव हुए, या जैसे ये बोला गया कि पहले 1,000 पॉजिटिव, 2,500 पॉजिटिव थे, उसकी बजाय लगातार पेपर में आना चाहिए कि यह जो एक अनटचेबिलिटी जैसा कोविड अभी भी है लोगों के दिमाग में, उसको हटाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि नाउ कोविड एक नॉर्मल डिसीज हो गई है, हमको उसके साथ जीना है। अब आपको या किसी को कोविड है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसका। तो लगातार पहले पेपर पे हमको ये देना है कि कोविड से आपको कैसे बचना है, कोविड के क्या लक्षण है, उससे घबराना नहीं है, कैसे ट्रीटमेंट करवाना है। और स्पेसिफिकली जो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन हैप्पी हाइपोक्सिया, मैं लगातार इस चीज को बोलता आया हूँ। कोविड में मृत्यु दर बढ़ने का कारण होता है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको कोई लक्षण नहीं होता, आप एकदम स्टेबल होते हैं। लोगों को लगता है मशीन खराब है, लोगों को लगता है कुछ तो नहीं, हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं। पर जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, 2 से 4 दिन में आप धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, और जब आप हॉस्पिटल आते हैं तब दिक्कत जाती है, तब आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। आप लगातार सिर्फ ऑक्सीजन चेक कीजिए, आपका आरटीपीसीआर, आपका रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है, आपको बाकी चीजों में टाइम लग रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा चीज है कि व्हीकल नहीं, पर कुछ भी चीज है, आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे हैं, पर आप एक सिंपल 200-250 रुपए का ऑक्सीमीटर आता है, आप उससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से नीचे आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए, इररिस्पेक्टिव। ये बहुत काम की बात बताई आपने डॉक्टर अनिमेष, कि एक छोटा सा ऑक्सीमीटर लेकर आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, 95% से नीचे नहीं होना चाहिए। धनंजय जी, आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी, हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबको हम सुन रहे हैं, सख्त कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे। ये किस तरह के सख्त कदम है? अब तो चालान की राशि बढ़ गई है सर, इन सब के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वजह है? सख्त कदम उठा भी रहे हैं, चालान भी बढ़ गया, फिर भी केसेस नहीं रुक रहे हैं सर। देखिए, केस यहाँ बढ़ नहीं है आसिफ जी, मैं आपको पहली बात बता देना, निश्चित तौर पर बीच में कुछ केसेस बढ़े थे, उसके बाद वो नियंत्रित हो चुका है। और मैंने पहले कहा ना, छत्तीसगढ़ की जनता के जागरूकता के चलते ही और राज्य सरकार की जवाबदारी के चलते ही हम कोरोना महामारी संकट को
जो आपदा है उसे लड़ने में हम कामयाब हुए हैं। मैं भी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टीम किस प्रकार के बैठ के चिंता जाहिर कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है इनकी चिंता को शायद नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे, शाह जी सुन रहे होंगे, रमन सिंह जी सुन रहे होंगे, सुनील सोनी जी सुन रहे होंगे। जितनी चिंता यहाँ पे प्रवक्ता ने की है, अगर उससे थोड़ी सी भी चिंता का नरेंद्र मोदी जी कर लेते तो आज शायद देश कोरोना महामारी संकट से कोसों दूर होता। लेकिन वह बताऊंगा सरकार की मनमानी को, और आज राज्य सरकारों पे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं से पर्दा नहीं डाल सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, जनता भी जागरूक है। ना तो जनता लापरवाह है, ना तो सरकार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। भारतीय जनता सिर्फ और सिर्फ कोरोना संकट काल में राजनीति कर रही है, पैनिक बयानबाजी करके जनता के मन भय उत्पन्न करने का काम करी, जो इसको नहीं करना चाहिए। इसमें इनके राजनीतिक एक पुरानी कहावत है सर, झलक रही है। निश्चित तौर पर संक्रमण बढ़े हैं, लेकिन पुरानी कहावत है आग वही लगती है जहां धुआं होता है। तो सर कहीं तो सिस्टम में दिक्कत रही होगी, या तो आपके एंड से या हम लोगों के एंड से। हम लोगों से मेरा मतलब जनता से कहीं कोई सिस्टम में दिक्कत नहीं है, सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सोच में दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के विचार में दिक्कत है। हवा में तो कोरोना नहीं फैल रहा है सर, संकट काल में आप तो कोरोना ने पकड़ के लोग संक्रमित नहीं कर दिए सर। या तो लोग जन जागरूकता जो फैली थी उसमें या तो ढील बरत रहे हैं, या लापरवाही कर रहे हैं, या फिर जैसा आरोप लगा रहे थे अमित जी उसमें कुछ सच्चाई है। अब आप सरकार में है सर, आपकी जिम्मेदारी है। हम यही उम्मीद करते हैं और यही आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि बेहतर और इंतजाम हो, समुचित बेड्स की व्यवस्था हो, टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए। और डॉक्टर अनिमेष, खासतौर पर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े एज एन एक्सपर्ट। बहुत काम की बातें आपने बताई सर इस काल में, इस कोरोना काल में। अमित जी बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अनिमेष आपका शुक्रिया, धनंजय जी शुक्रिया आपका।